हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूपी आरवीएनएल TG2 यूपी पीसीएल और इसरो की एग्जामिनेशन के लिए हमारी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए और जो इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये क्लास है। अगर आपने यूपी आरवीएनएल यूपी पीसीएल वगैरह या इसरो वगैरह का एग्जाम प्रीवियस ईयर एग्जाम देखा होगा तो जो आपका ये टॉपिक आपको आज कवर करवाया जा रहा है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। ये जो क्लास होती है हमारी डेली इवनिंग में 5:30 पर होती है, तो आप टाइम अच्छे से याद रखिएगा और डेली 5:30 पर इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। आज जो हमारी क्लास है 16 नंबर की क्लास है। इससे पहले भी हमारी 15 क्लास हो चुकी हैं, तो उन क्लासेस को देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूपी आरवीएनएल TG2 एग्जाम के लिए जो पोस्ट इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के अंतर्गत आती है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए हमारे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो कि PDF फॉर्मेट में है, इसमें आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। टेक्निकल सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए हैं और डेडिकेटेड न्यू टेस्ट सीरीज ये अवेलेबल है, तो इसके लिए आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको मात्र 60 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा। कैसे आप इससे जुड़ पाएंगे, इसके लिए आपको एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करिएगा, सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी और इस टेस्ट सीरीज का आप बेनिफिट ले पाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार के टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड के अंतर्गत आती है, तो आप हमारे हैंड रिटन PDF नोट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्लीटली हैंड रिटन है। इसमें आपको सिलेबस के अनुसार जितनी भी आपकी थ्योरी है, सारी थ्योरी आपको बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से आपको मिल जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है, नए क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है, ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले जाने पहचाने क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कवर कर सके। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 30% से ज़्यादा क्वेश्चन अब न्यूमेरिकल पूछने लगे हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी टॉपिक वाइज रखा गया है। इसके लिए भी आपको चार्ज पे करना होगा और इसके लिए भी यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करिएगा, बाकी जानकारी आपको यहीं पर उपलब्ध हो जाएगी। आज की जो क्लास है हमारी वो है हमारी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, यानी कि इसको हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका यूज जो है कैपेसिटर में किया जाता है और कैपेसिटर के अलावा भी बहुत जगहों पर इसका यूज किया जाता है। तो कल की क्लास में हमने जब कैपेसिटर पढ़ा था तो कैपेसिटर में आपको बताया था कि जो कैपेसिटर की दो प्लेटें होती हैं इनके बीच में हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या फिर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के यूज करने से ये जो हमारा कैपेसिटर है ना, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी कि इसकी जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्षमता है वो बढ़ जाती है। अब आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने इसमें रखा था ये काम कैसे करता है और किस तरीके से ये किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है। तो आइए इसको समझते हैं। उससे पहले हमें जानना होगा जो हमारे कंडक्टर होते हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो कंडक्टर के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। थोड़ा सा आप कंडक्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ये डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम बताए हैं इसके बारे में समझ आ पाएगा। कंडक्टर काम कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर अगर हम एल्यूमिनियम को ले लेते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कंडक्टर है। तो इसका जो अगर आप परमाणु क्रमांक देखते हैं तो वो 13 होता है। परमाणु क्रमांक 13 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारा एल्यूमिनियम है उसके अगर एक परमाणु की संरचना को देखते हैं तो बीच में उसका नाभिक होता है। नाभिक का मतलब उसका यहाँ पर जो एटम है उसका यहाँ पर नाभिक होता है और इसमें प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन का मतलब यहाँ पर प्लस चार्ज होता है और कितने प्रोटॉन होते हैं, जितनी इसकी यहाँ पर एटॉमिक नंबर है उतने ही यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन हो गए, 13 इसके अंदर प्रोटॉन हो जाते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक यहाँ पर नियम होता है, केमिस्ट्री में आपने भी पढ़ा होगा। तो उस नियम के अनुसार इन इलेक्ट्रॉनों का इसकी कक्षा के अंतर्गत वितरण किया जाता है। जैसे अगर मैं इसका वितरण करूं तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और तीसरी कक्षा में भी अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, इस तरीके से तरफ इसका केमिस्ट्री में जो हमारा जो इसकी ऑर्बिट होती है उसके नियम के अंतर्गत इसके इलेक्ट्रॉनों का इस तरीके से वितरण किया जाता है।
लेकिन अगर इस नियम के अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं तो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दोनों कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट की कक्षा में आ जाएंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को समझते जाइएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी, ठीक है। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। अगर मैं इसकी कक्षा में इन इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना चाहूं तो कैसे होगा, ये होगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया पहली कक्षा में, कुछ इस तरीके से। बाकी फिर आपके 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसकी दूसरी कक्षा में हो जाएंगे, कैसे, इस तरीके से, 1, ये 2, 3, यहाँ पर ये 4, यहाँ पर ये 5, 6, 7 और 8, ये दूसरी कक्षा हो गई। इसके बाद लास्ट जो यहाँ पर ऑर्बिट है, एक्चुअली सही से नहीं बन रही है पर फिर भी समझ लीजिएगा, ऑर्बिट तो ये ऑर्बिट ही है, पता नहीं क्या बन गया है पर ये ऑर्बिट है। तो इस तरीके से लास्ट में कितने बचेंगे हमारे, क्योंकि हमारा एल्यूमिनियम है तो लास्ट में 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरीके से हो जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर इनको देखा जाए तो ये विद्युत रूपेण जो है वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। विद्युत रूपेण न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि 13 इसमें पॉजिटिव है, जो बीच में इसमें बताए थे प्रोटॉन होते हैं, और 13 ही इसमें नेगेटिव है। अगर आप 13 इस तरीके से देखेंगे तो ये एक प्रकार का न्यूट्रल स्टेट बन रहा है, न्यूट्रल कंडीशन बन रही है इसमें। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, इस सेंटर जो यहाँ पर नाभिक है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्लस वाला पॉइंट बनाया जहां पर प्रोटॉन स्थित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस अपनी ही कक्षा में उपस्थित होकर इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, गोल 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 गोल, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ना, ठीक वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के गोल 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 चक्कर लगाते हैं। अब इन नाभिकों में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो नाभिक है ना ये अपना फोर्स लगा रहा होता है अंदर की ओर। भाई जो प्लस है ना वो माइनस को अंदर की ओर अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में, सारे प्लस यहाँ पर इकट्ठे हैं, तभी अंदर की ओर फोर्स लग रहा है। अदरवाइज क्या होता है कि माइनस प्लस को खींचता है ज्यादा पावर से, लेकिन यहाँ पर प्लस सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं बीच में सेंटर में, और ये थोड़ी सी वितरित है, यहाँ पर अलग अलग ऑर्बिट में है और अलग अलग है। इसलिए क्या होता है कि ये प्लस जो है वो अंदर की ओर फोर्स लगा रहा होता है हर इलेक्ट्रॉन पर। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन सभी पर अपनी अपनी डायरेक्शन में अंदर की ओर फोर्स लगा रहा होता है, नाभिक इनको खींच के रखता है। तभी क्या होता है कि ये नाभिक इनको खींच के रखता है, और जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है ना उसको कहा जाता है एटॉमिक फोर्स। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एटॉमिक फोर्स। एटॉमिक फोर्स का मतलब क्या हुआ, इसको हिंदी में कहा जाता है परमाणुवीय बल। समझ रहे हैं इस बात को, इसको कह दिया एटॉमिक फोर्स। अब क्या हुआ, जो पास वाली कक्षा है ना दूसरी यानी कि पहली कक्षा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जो पास में है उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा और जो दूर है उस पर कम फोर्स लगेगा। तो जो पास में इलेक्ट्रॉन है ना इस पर कम फोर्स लग रहा है, जो दूर इलेक्ट्रॉन है उस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है। इसी तरीके से सबसे दूर वाली कक्षा कौन सी है, इसकी तीसरी कक्षा है जिसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन है और इस पे ये फोर्स कम ही लगा पा रहा है, जो ज्यादा दूर है उसकी देखरेख कम ही हो पाती है, तो ये दूर है इसलिए इसकी देखरेख नहीं हो पा रही है, इस पे फोर्स नहीं लग पा रहा है। तो क्या होता है, जैसे ही इस एल्यूमिनियम में इसकी जो संरचना है, इस एल्यूमिनियम पदार्थ में ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात एक परमाणु की बात की गई। अब ऐसे बहुत सारे लाखों की संख्या में परमाणु होते हैं किसी पदार्थ में। तो क्या होता है कि जैसे ही इस एल्यूमिनियम में हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। जो यहाँ पर तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, इसके गोल गोल चक्कर लगा रहे थे, वो बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाने का मतलब इस पदार्थ में रहते हैं, बाहर जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि निकल के बाहर ही फेंक गए, नहीं, वो है तो इसी पदार्थ के अंदर, इस एल्यूमिनियम के अंदर ही है, पर अपनी कक्षा में नहीं है। यानी कि जिस तरीके से नियमित इस पे गोल गोल चक्कर लगा रहे थे वो अब चक्कर नहीं लगा रहे हैं, तो उसी में, पर अब वो गोल चक्कर नहीं लगा रहे, बाहर ही हैं, कहीं पर भी भटक रहे हैं, यहाँ वहां इस तरीके से भटक रहे हैं। फिर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपनी बाहरी कक्षा में भटक रहे होते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ गए इस बात को। अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों में हम क्या करते हैं, विभवांतर उत्पन्न कर दें, एक जगह प्लस कर दें एक जगह माइनस कर दें, यानी कि यहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, या इस मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं, अब इसी में अगर हम यहां पर वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। यानी कि ये तो मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि ये नेगेटिव है तो प्लस की ओर चलेगा, ये इस डायरेक्शन में चलेगा। तो इसी तरीके से हजारों लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लगते हैं और इस तरीके से प्लस की ओर जाने लगते हैं, और ये चार्ज जो है वो फ्लो होने लगता है। चार्ज का फ्लो होना ही जो क्या है, विद्युत धारा कहा जाता है।
कल बताया था ना, कल या बहुत बार बता चुके हैं अभी तक आपको कि चार्ज का जो फ्लो है ना वही विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और चार्ज जिस रेट से फ्लो कर रहा है, जिस दर से प्रवाहित हो रहा है, उसी को विद्युत धारा कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। यानी यहां से आप ये समझ पाए कि हमारे जो कंडक्टर यानी कि चालक पदार्थ जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित कैसे करते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, यहाँ पर होता है आपका एक बैंड भी बनता है जिसको हम कंडक्शन बैंड या बैलेंस बैंड भी कहते हैं। उसको मत समझिएगा, उसको हम सेमीकंडक्टर वाले मटेरियल वाले पार्ट में समझेंगे। पर यहाँ आपको चालक समझ में आ गया होगा कि चालक कैसे काम करता है। आइए अब आपको समझ में आएगा ये हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, या फिर हम इसको डाइलेक्ट्रिक जो हमारे पदार्थ होते हैं वो अब आपको समझ आ पाएंगे। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ क्या होते हैं? तो डाइलेक्ट्रिक जो पदार्थ है ना वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, लेकिन विद्युत धारा को प्रवाहित करने का प्रदर्शन करते हैं, और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन, पर समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, इसको कॉन्सेप्ट से समझते हैं हम। आपने एक कहावत सुनी होगी, कहावत है सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा की कहावत का क्या मतलब हुआ? सोना जो होता है ना हमारा, गोल्ड जो होता है, अगर हम गोल्ड की बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि अगर इसको हम गलाना चाहते हैं, इसमें अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो ये कितने पर गलता है? ये संभवत यहाँ पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये गलता है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, शायद आई एम, ये बात मत सोचिए आप कि ये सही है या गलत है, पर आप समझ लीजिएगा, मान लीजिएगा 1500 पे ये यहाँ पर मेल्ट हो रहा है, ठीक है। ये गोल्ड क्या है, 1500 पर मान लीजिएगा घुलता है, घुलने का मतलब सॉरी पिघलता है, यानी कि इसका ये मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर इसी गोल्ड में हम क्या कर देते हैं, गोल्ड में अगर सुहागा मिला देते हैं, सुहागा एक पिगमेंट होता है और उसको नॉर्मली सुहागा बोलते हैं, जो हमारे ज्वेलर्स वगैरह होते हैं वो लोग इसका यूज़ करते हैं इसको पिघलाने के लिए, तो वो लोग आमतौर पर सुहागा बोलते हैं। एक्चुअली में उसका कुछ और ही नाम है, मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है। तो ये केमिस्ट्री का पार्ट है। जैसे ही इसमें सुहागा मिला दिया जाता है तो ये जो 1500 है ना, ये 1500 सीधे 800 पर पहुंच जाता है, यानी कि अब आप देख रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस हो गया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है। इसीलिए इस कहावत को बोला जाता है कि सोने पर सुहागा। अगर सोना है वो तो ठीक है, अगर उसमें सुहागा मिला दिया तो वो और जल्दी पिघल जाएगा और जल्दी उससे आभूषण तैयार हो पाएंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इसने इस सोने को पिघला दिया, पिघलाने में इसने मदद की, इसको पिघलाने का काम किया। तो परावैद्युतांक जो पदार्थ होते हैं ना वो यही काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं? अगर इसको आप रिलेट करें तो ये खुद से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते, इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती है, ये खुद विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, लेकिन विद्युत धारा को प्रवाहित करने में ये सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं उस चीज का। किसी भी कंडक्टर में अगर विद्युत धारा मान लीजिएगा प्रवाहित करवाना चाहते हैं, उसे और अच्छे से प्रवाहित करना चाहते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम? परावैद्युत पदार्थ का उपयोग करते हैं। अब आपको बात समझ में आई? तभी क्या होता है कि आपने देखा होगा अपने घरों में जो इलेक्ट्रिक प्रेस वगैरह यूज करते हैं ना, कभी आप अगर खोल के देखेंगे उस इलेक्ट्रिक प्रेस को, देखना भी मत, अगर खराब है तो ही देखना, अदरवाइज जो आपके पास सही प्रेस है उसको मत देखना। तो उसकी जो नीचे वाली सरफेस होती है ना, जिससे जो हीट आती है, उस नीचे वाली सरफेस के अगर उसके अंदर की पार्ट की बात करूं मैं, तो उस इलेक्ट्रिक प्रेस में क्या होता है, एक कॉइल होती है, और जो कॉइल का संपर्क होता है ना वो एक परावैद्युत पदार्थ से होता है, यानी कि परावैद्युत पदार्थ, उसमें माइका का यूज किया जाता है। माइका क्या होता है? अभ्रक बोलते हैं। तो वो क्या करता है, माइका क्या करता है, उस हीट को पूरे में फैलाने की कोशिश करता है, चार्ज को पूरी सतह पर फैला देता है। हालांकि वो खुद विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करता है, ना ही अगर आप माइका को छुएंगे तो उसमें करंट लगेगा आपको, पर छूना भी मत, बाई चांस कहीं से फॉल्ट हो तो आपको करंट लग जाएगा, या फिर हीट से आपको जो है चोट पहुंच सकती है, पर उसको छूना मत। तो उस सतह से क्या होता है कि वो हमें क्या करता है, गर्म हो जाता है, वो सतह खुद गर्म हो जाती है और उस आवेश को पूरे एरिया में फैला देता है। खुद करंट को फ्लो नहीं करता है, पर उस करंट को फ्लो करने में मदद करता है। ये बात आपको समझ में आ गई? आई होप अब आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कि परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो खुद विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करते, लेकिन विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं। विद्युत यानी कि उसे आप देखेंगे तो ये लगेगा ये विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मात्र क्या करते हैं, उसको शो करते हैं, लेकिन खुद से प्रवाहित नहीं करते हैं। इस वजह से क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। मुक्त इलेक्ट्रॉनों से ही तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब आपको सारी चीजें क्लियर हुई कि कंडक्टर कैसे काम करते हैं,
और जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो भी कैसे काम करते हैं। दरअसल अगर परावैद्युत पदार्थ की बात करें तो वो एक विद्युत रोधी पदार्थ ही होते हैं। जैसे कि हमारा जो माइका हो गया वो विद्युत रोधी पदार्थ ही है। जैसे हम अपने कंडेंसर या कैपेसिटर की बात करें तो उसमें प्लास्टिक की जो हल्की सी फिल्म होती है जिसको हम पतली पन्नी बोलते हैं वो यूज़ की जाती है, या कागज़ यूज़ किया जाता है, या फिर कांच यूज़ किया जाता है। तो वास्तव में ये है विद्युत रोधी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक विद्युत रोधी पदार्थ परावैद्युत है। समझ रहे हैं ना इस बात को, कि हर एक विद्युत रोधी पदार्थ परावैद्युत नहीं है, पर जो परावैद्युत पदार्थ हैं वो विद्युत रोधी के कैटेगरी में आते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं जिनको विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ये पोलराइज्ड हो जाते हैं। अब इस पॉइंट को समझते हैं कि ये पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, और यहीं से आपका परावैद्युत का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये कैसे काम करते हैं। समझना इस बात को। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक परावैद्युत पदार्थ है। परावैद्युत पदार्थ का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ पर एक माइका की एक पतली सी प्लेट है, या कोई भी मेरे पास परावैद्युत पदार्थ है। नॉर्मली माइका का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उपयोगी और अच्छा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें चालक पदार्थ में, तो चांदी सबसे अच्छी कंडक्टर होती है, वैसे ही यहाँ पर माइका भी यूज़ जनरली किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा? वही कॉन्सेप्ट होगा कि इसके अंदर प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे, प्रोटॉन इसके जो है खींच रहे होंगे इसको चारों तरफ से, कि भाई बाहर मत जाना, अपनी कक्षा में ही रहना। ठीक वैसे ही रहते हैं। पर जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वही होता है जैसे हमारी दो चुंबक होती हैं ना, चुंबक को अगर हम यहाँ पर रख देते हैं, जैसे एक चुंबक ये है और एक चुंबक ये है, तो इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच इनकी लिमिटेड एक ऐसी जगह होती है जहां पर कोई भी अगर चुंबकीय पदार्थ लाते हैं तो वो अपने अंदर चुंबक का अनुभव करता है, यानी कि वो खिंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल वही बात कर रहे हैं, जैसे अगर आपने चुंबक रख दी तो यहाँ तक मान लीजिएगा चुंबक यहाँ तक पहुँच रही है, उसका एरिया जो है वो यहाँ तक पहुँच रहा है, अपने चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक फैला रहा है, तो ये इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वैसे ही विद्युत क्षेत्र भी कहलाता है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है उसमें क्या होता है कि अगर दो यहाँ पर अलग अलग आपके जो पोल हैं, या फिर इनको हम पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल भी कह सकते हैं, उसको अगर रख देते हैं तो बीच में क्या होता है कि एक विद्युत क्षेत्र जैसा उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उसी को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि जितने में उसकी अपनी प्रेजेंस होती है उसको विद्युत क्षेत्र कहा जाता है नॉर्मली। तो अगर हम इसको विद्युत क्षेत्र के एरिया में रखते हैं और मान लीजिएगा यहाँ प्लस पॉइंट लग रहा है और इस तरफ इस तरफ मान लीजिएगा माइनस पॉइंट लग रहा है, इस वाले पोल पर जो दूसरा पोल है ये माइनस लगा हुआ है, तो ये जो हमारा यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ है ना, इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन बनी हुई है वो क्या हो जाएगा कि ये प्लस माइनस में टूट जाएगा, टूटेगा नहीं पर प्लस इधर हो जाएगा और माइनस इधर हो जाएगा। इस तरीके से मान लीजिएगा प्लस माइनस में इस तरीके से ये टूट जाते हैं, पोलर हो जाते हैं। पोलराइजेशन का मतलब यही होता है कि दो भाग हो जाते हैं, दो भाग का होना, एक इस तरफ हो गया और एक हिस्सा इस तरफ हो गया, इसको यानी कि पोलराइज्ड कर दिया है। तभी तो ये प्लस माइनस ये पोलर होते हैं, तभी ये आगे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, आगे चल के वो भी समझ में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं पोलराइजेशन, यानी कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट था ना कि प्रोटॉन सारे केंद्र में स्थिर थे हमारे कंडक्टर में, पर यहाँ पर क्या होगा कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन साथ में आ जाएंगे, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बाहर जाने नहीं देगा, तो ये रहेंगे तो साथ में ही कुछ इस तरीके से साथ में रहेंगे। तो ये एक हिसाब से न्यूट्रल स्टेट है, लेकिन यही काम होता है हमारा उसमें परावैद्युत मटेरियल में। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद क्या है कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर के बना है। ऑब्वियस सी बात है, छोटे छोटे उसके जो कण होते हैं वो परमाणु होते हैं, परमाणुओं से मिलकर के क्या होता है, अणु बनता है। तो प्रत्येक पदार्थ जो है वो अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है, और अणु जो होते हैं वो विद्युत रूपेण उदासीन होते हैं। यही बात है, अणु जो होते हैं, अणु यानी कि जो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अणु हैं ये क्या होते हैं, विद्युत रूपेण उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब कि प्लस और माइनस होता तो है, पर परमाणु की तरह इसमें ना तो प्लस बाहर निकलता है ना ही माइनस निकलता है बाहर, दोनों एक साथ बिल्कुल कॉम्बिनेशन में अंदर ही बने रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं। ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है कि ये आप बाहर मत निकलिए, ये इसको कहता है कि आप भी बाहर मत निकलिए। तो अणु क्या होते हैं, विद्युत रूपेण उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब न्यूट्रल होते हैं। और इसके विपरीत प्रकार के जो आवेशित कण, विपरीत प्रकार के आवेशित कण का मतलब क्या हुआ, एक प्लस हो गया और एक नेगेटिव हो गया। प्लस जो होता है वो प्रोटॉन होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, उसके अंदर मौजूद रहते हैं। और नाभिक के अंदर धनावेशित प्रोटॉन एवं नाभिक के बाहर ऋणावेशित प्रोटॉन उसके चारों ओर वितरित रहते हैं।
यानी कि उसके नाभिक के अंदर वही बात है कि नाभिक जो है उसमें प्लस हो गया और बाहर क्या है, नेगेटिव नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये वही बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आवेश के केंद्र को समझना होगा, उससे आपको और अच्छे से आगे की चलिए जो पॉइंट है वो क्लियर होंगे कि आवेश का जो केंद्र है वो क्या कहा जाता है। आवेश यह एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर समस्त आवेश को केंद्रित माना जाता है। जैसे कि आवेश बिंदु क्या है, आवेश बिंदु मान लीजिएगा कोई एक पदार्थ है और वहां पर ऐसा माना गया है कि इसके इस वाले पॉइंट पर जो आवेश है, सारा आवेश स्थित है, सारा आवेश यहाँ पर स्थित है। तो इसी को क्या कह देंगे, इसी को हम चार्ज सेंटर या फिर आवेश का केंद्र कहा जाता है। और आवेश को केंद्रित माना जाता है और प्रत्येक अणु में आवेश के दो केंद्र होते हैं, एक होता है धनावेश का केंद्र और एक होता है ऋणावेश का केंद्र। ये आवेश का केंद्र समझ में आ गया कि किसी भी पदार्थ में जो उसके अणु हैं, वो जो अणु होते हैं वहां पर जितना चार्ज केंद्र में स्थित होता है, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा चार्ज स्थित होता है उसी को इसका आवेश का केंद्र कहा जाता है। और ये दो प्रकार का होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव में प्रोटॉन प्रोटॉन होंगे, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे। इतनी बात क्लियर हुई, ये सब पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे परावैद्युत पदार्थ हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है इसका ध्रुवीय परावैद्युत, क्योंकि अभी आपको बताया था कि जो परावैद्युत पदार्थ है वो पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज्ड हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि प्लस माइनस साथ में रहते हैं, पर वो इस तरीके से हो जाते हैं कि अलग अलग हो गए लेकिन एक ही उसमें अंदर हैं, यानी कि सेपरेट सेपरेट तो हैं पर उसी परमाणु के अंदर है, कोई बाहर नहीं गया है, यानी कि उसी अणु के अंदर है। कोई ना तो नेगेटिव वाला बाहर गया है ना ही पॉजिटिव वाला। हालांकि वो अलग अलग हो गए हैं, जैसे अभी साथ में थे तो साथ में नहीं है पर अलग अलग हो गए कुछ इस तरीके से और हैं इसी पदार्थ के अंदर। तो इसमें हो जाता है एक ध्रुवीय परावैद्युत और एक होता है अध्रुवीय परावैद्युत। इसको समझते हैं। ध्रुवीय परावैद्युतांक क्या कहलाता है, तो ध्रुवीय परावैद्युतांक वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र जो है वो संपाती नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पदार्थ है ना, यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए हमारा एक परावैद्युत पदार्थ है। अब हमने क्या कहा कि इसमें जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से अप्लाई नहीं किया, पर अगर हम इसको इस तरीके से रखें तो इसमें क्या होगा कि जो इसके प्लस माइनस वाले जो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसमें जो पोल बन चुके थे जो अंदर ही रहते हैं वो एक डायरेक्शन में नहीं रहते हैं। डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर डायरेक्शन में है, यहाँ पर अलग अलग हैं, कैसे भी आड़े टेढ़े इस तरीके से पड़े हुए हैं। यहाँ पर फिर क्या होता है, जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो विद्युत क्षेत्र के अप्लाई होने से ये सभी एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, एक बिल्कुल सुटेबल डायरेक्शन में आ जाते हैं। जैसे कि जो मान लीजिएगा कि कोई जैसे होते हैं ना, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो पहले क्लास में होते हैं, तो जब कोई टीचर नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, कुछ इसी तरीके से फैले हुए रहते हैं। और जैसे ही कोई टीचर आता है तो फिर वो एकदम बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं कि वो कुछ भी शोर शराबा नहीं कर रहे थे। तो ये क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई होता है तो ये एक डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। और ये जो डायरेक्शन में पहले नहीं थे उसी को कहा जाता है यहाँ पर पोलर, यानी कि ध्रुवीय परावैद्युतांक। समझ गए इस बात को, आगे चल के और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। डोंट वरी, एक एक चीज आपको बता रहे हैं। इसके बाद होता है हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ कि इसमें ठीक अपोजिट वाला काम होगा। उसमें क्या था, एक डायरेक्शन में नहीं थे, उबड़ खाबड़ यानी कि उल्टे पुल्टे कुछ इस तरीके से पड़े हुए थे। पर इसमें क्या है कि अध्रुवीय परावैद्युतांक वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश का केंद्र ऋणावेश के केंद्र का संपाती होता है। यानी कि ये क्या है कि पहले से ही बिल्कुल एकदम सीधे साधे से एक एक लाइन में बने हुए हैं। यानी कि पहले से ही ये, जैसे कोई टीचर नहीं है तब भी ये क्लास इतनी शांत है कि यहाँ पर सारे बच्चे एकदम शांति से बैठे हुए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी जो भी पढ़ाई है वो कर रहे हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया, नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब अब ये डिवाइडेड नहीं है बल्कि एक ही रो में और बड़ी अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं। अगर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति की बात करें तो यहाँ पर प्लस माइनस जो है वो ऐसा नहीं होता है, प्लस माइनस नहीं होता है। पहले ये दोनों मिक्स होते हैं। मिक्स होने का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से मिक्स है और इसमें अंदर जो है प्रोटॉन उसके अंदर है, केंद्र में है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जैसे इसमें विद्युत क्षेत्र को अप्लाई किया तो क्या हुआ कि है तो अंदर ही, अपने ही उसमें अंदर है, लेकिन प्लस वाला अलग हो गया और माइनस वाला अलग हो गया। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर इस तरीके की स्थिति बनती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो हमारा पोलराइजेशन है वो कैसे होता है। परावैद्युतांक जो पदार्थ है, अभी अभी आप समझ रहे थे कि पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन होता है।
ये होता कैसे है, और यहाँ समझेंगे कि कैपेसिटर में इसका क्या काम है, कैपेसिटर में ये क्यों ऐसे इसकी क्या ज़रूरत है, ऐसा क्या है इसके अंदर जो ये कैपेसिटर में उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो अभी आपने देखा कि ये जब हम इसमें क्या करते हैं, जो मान लीजिएगा हमारा यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से परावैद्युत मटेरियल है। अब परावैद्युत मटेरियल है, या तो वो पोलर है या नॉन पोलर है। मान लीजिएगा नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो पहले से ये सभी एक डायरेक्शन में होंगे इस तरीके से, और इस तरीके से विखंडित हो जाएंगे जब हम इसमें विद्युत क्षेत्र को अप्लाई करते हैं। हल्का सा विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया तो ये विखंडित हो गए, और यहाँ पर, और ये सभी विखंडित होने के बाद इसके जो माइनस वाले साइन है ना, यहाँ पर आप माइनस देख रहे हैं, ये माइनस, इनका डायरेक्शन कहाँ पर होगा, इनका डायरेक्शन होता है प्लस वाले पॉइंट के पास। ऑब्वियस सी बात है, प्लस माइनस को खींचेगा तो अपोजिट वाला यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये होता है जैसे ही हम थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र बढ़ाते हैं, यानी कि जब हमने इसमें और हल्का सा विद्युत क्षेत्र बढ़ा दिया तो ये अपने अपने हिस्से से टूट जाते हैं। टूटने का मतलब क्या हुआ कि ये माइनस यहाँ पर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, सारा इधर आ गया, और प्लस सारा इधर खिंच के चला गया। लेकिन ये पदार्थ से बाहर नहीं निकलते हैं तो अभी भी बाहर है, पर ये हैं अंदर, बाहर नहीं निकलेंगे, अपने पदार्थ में ही रहेंगे। जैसे अगर पदार्थ के बाहर निकल गए तो फिर ये इससे कॉम्बिनेशन करके न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पर कोलाइजन हो जाएगा। लेकिन ये कोलाइजन नहीं होता है। जैसे मान लीजिएगा हमारी कोई प्लेट है, यहाँ पर जो माइका की एक प्लेट है, और इसके अंदर हमने विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया तो माइनस वाले साइन इधर आ जाएंगे, लेकिन वो क्या होंगे कि इसके अंदर ही रहेंगे, इस प्लेट से बाहर कभी नहीं निकलेंगे। इस बात को समझिएगा। तो क्या होता है कि जब ये माइनस माइनस इस तरफ आ जाता है और प्लस प्लस इस तरफ हो जाता है, तो अब मान लीजिएगा ये हमारा कोई कैपेसिटर बन चुका है। हमने ये इसको इस तरीके से समझ लिया कि ये हमारा कैपेसिटर है। तो क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र जो हम यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट पे अपना जो चार्ज है वो अप्लाई कर रहे थे, तो ये प्लस प्लस इसके अंदर आता है, स्टोर होता है। स्टोर होता है तो फिर ये खींचता है इसको, हालांकि मिल नहीं पाता है तो और खींचता है, खींचता खींचता फिर ये और ज़्यादा आने लगता है। फिर जैसे ही हम इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अप्लाई कर देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब इसमें इस तरीके का पोलराइजेशन हो जाता है और माइनस वाला जो पॉइंट है वो प्लस की ओर खिंच जाता है, तो ये माइनस जो है ये मिलता नहीं है, ये भी नहीं मिलता है, ये क्योंकि बाहर ही नहीं निकल पा रहा है अपने पदार्थ से, तो ये मिलता नहीं है। पर जब मिले मिले या ना मिले, पर खींचता तो है, अंदर भी है, तब भी ये इसको प्लस को खींचने की कोशिश करता है। ये जो प्लस है ना, इसको अंदर जो है भी, तब भी ये बाहर से खींचने की कोशिश करता है। तो जो हम बाहर से दे रहे थे ये फिर और ज़्यादा अंदर जाने लगता है, और ज़्यादा अंदर जाएगा तो इसकी ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटी भी बढ़ेगी। कैपेसिटी का मतलब यही तो हुआ कि जितना चार्ज ये ज़्यादा स्टोर कर ले वही उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिएगा कोई बॉटल है आपके पास, वो 500 लीटर की पानी को जो है उसके अंदर अप्लाई कर सकती थी। अगर उसकी साइज को थोड़ा सा और बढ़ा दिया या कुछ ऐसा कर दिया कि वो और ज़्यादा अप्लाई उसके अंदर जाने लगा, पानी और ज़्यादा उसके अंदर बनने लगा, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। तो ठीक यहाँ पर कंडेंसर जो होता है या फिर जो कैपेसिटर होता है उसके साथ भी यही होता है जब हम उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज़ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज़ जो है वो प्लेटों को सेपरेटर की तरह किया जाता है। हाँ, ये बात मानते हैं कि सेपरेटर की तरह यूज़ किया जाता है, लेकिन वास्तव में यूज़ जो है वो ये होता है। बहुत से लोगों को नहीं पता है, बहुत से जो टीचर हैं वो नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि शायद वो इस चीज़ को समझाना नहीं चाहते बच्चों को। पर वास्तव में जो काम होता है ना सेपरेटर का, सॉरी, जो डाइलेक्ट्रिक का, वो यही होता है कि उसके अंदर इस तरीके से पोल बन जाते हैं, प्लस माइनस में इस तरीके से टूट जाती हैं चीज़ें, और वो इसकी विद्युत धारिता को बना देते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिएगा कुछ जैसे जो भी लोग कहते हैं कि ये सेपरेटर की तरह काम करता है, चलिए मान लेते हैं सेपरेटर की तरह भी काम कर रहा है क्योंकि ये प्लेटें नहीं मिक्स हो पा रही हैं यहाँ पर कुछ ऐसे कैपेसिटर भी होते हैं हमारे जिनमें जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ ही नहीं किया जाता है। जब यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा तो फिर कैसे सेपरेटर की तरह काम करेंगे। तो दोनों यूज होते हैं इसके, पर अगर प्रायोरिटी देखा जाए कि सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, तो वो इसका जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना इसका काम होता है। दूसरा काम जो प्लेट है उनको सेपरेट करना होता है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सारी चीज़ें समझ आई हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। एक एक तैयारी आपकी ऐसे कॉन्सेप्ट आपके अंदर बिल्डअप कर देंगे, सारी चीज़ें आपको बनने लगेंगी खुद से, आप अपने एग्जाम में सारी चीज़ों को बना पाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, अब देख लेते हैं यहाँ पर परावैद्युतांक क्या होता है। परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यानी कि किसी पदार्थ का अगर हम परावैद्युतांक निकालना चाहें, मान लीजिएगा अगर कोई हमारे पास 1 किलोग्राम का एक जो हमारे पास तोलने वाला जो सामान होता है उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, बांट बोलते हैं शायद। जैसे होते हैं ना हमारे पास 1 किलो का एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का बांट होता है जो कि ISI मार्क से वो होता है। ठीक है,
तो ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके रिस्पेक्ट में इसको मेजर किया जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में इसको तौला जा रहा है। ठीक वैसे ही अगर किसी पदार्थ का हमें परावैद्युतांक मेजर करना है तो उसके लिए कोई ऐसा चीज ऐसी यानी कि हमें कोई स्टैंडर्ड तो रखना ही होगा जिसके रिस्पेक्ट में हम मेजर कर सकें। रिस्पेक्ट में मेजर करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारी वायु है या फिर निर्वात जो है, उसको अगर वायु या निर्वात को कहीं पर भी देखेंगे, आप किसी भी कंट्री में देखेंगे, आसमान में देखेंगे या फिर अंतरिक्ष में तो निर्वात पाया जाता है, वायु ही नहीं पाई जाती है। तो वहां पर वायु या फिर निर्वात हो, उसकी जो विद्युतशीलता या फिर जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं वो 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके रिस्पेक्ट में मेजर करना है, यानी कि अब हमें एक स्टैंडर्ड क्वालिटी वाली चीज मिल गई, एक स्टैंडर्ड मेजर जो है वो मिल चुका है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में हम जिसका भी मेजर करते हैं वो उसके क्या हो जाता है, रेशियो में मेजर करना पड़ता है कि ये इसके रेशियो में कितना है। तो परावैद्युतांक वही होता है, यानी कि परावैद्युत मटेरियल का जो परावैद्युतांक होता है उसकी क्वालिटी, उसके अंदर कितनी क्षमता है ये सब पोलराइजेशन वगैरह और ये सब करने की, उसी को परावैद्युतांक कहते हैं। तो माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता का मतलब क्या हुआ कि जो भी मटेरियल है उसमें जो माध्यम है, या फिर ऑब्वियस सी बात है जैसे जो भी मटेरियल है वो वही तो होगा ना, जैसे जो मटेरियल है उसी की निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु या फिर निर्वात की विद्युतशीलता, इसको कहा जाता है क्या, परावैद्युतांक। ये इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना इस फॉर्मूले को। नॉर्मली फॉर्मूला क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद परावैद्युतांक पदार्थ जो होते हैं ना वो एक से अधिक होता है। किसी भी पदार्थ का जो परावैद्युतांक होगा वो हमेशा एक से ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो एक से कम हो, क्योंकि एक तो वायु का होता है, निर्वात का एक होता है, तो इससे कम तो कुछ होता ही नहीं है, एक हमेशा वायु या निर्वात का होगा। और अगर किसी और पदार्थ की बात करें तो वो 1 से अधिक ही होता है। अगर धातुओं के परावैद्युतांक की बात करें तो वो उसमें अनंत होता है। अनंत का मतलब क्या हुआ कि धातुएं अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देती हैं, उनके जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो बाहर बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आ जाएंगे तो फिर वो उसका ऑब्वियस सी बात है परावैद्युतांक अनंत कहलाएगा, तभी उसमें करंट फ्लो हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन जो है ना, पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि धातु तो परावैद्युत होती ही नहीं है तो फिर क्या होगा, तो वो इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, वो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं लगा के आ जाते हैं, ऑप्शन वहां पर रहेगा। पर धातुओं का अनंत होता है। अनंत का मतलब यही है कि वो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देती हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से उसमें करंट फ्लो हो जाती है। जब तक करंट फ्लो ना हो वही तो उसका परावैद्युतांक होता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने यहाँ पर मटेरियल है, उनका परावैद्युतांक आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर हो सके तो इन सभी को याद रखना, एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाले ये परावैद्युतांक हैं, बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कांच की बात करें तो 5.100, अभ्रक की बात करें तो ये 5.7 से लेके 5.10 तक, या फिर कुछ और अभ्रक होते हैं जिनका 5 से 8 के बीच भी होता है। तो ये नॉर्मली है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पानी की बात करें तो ये 80.4 के बीच होता है। हालांकि पानी अगर प्योर पानी है तो की बात कर रहे हैं, उसकी मिक्स पानी है कोई इम्प्योरिटी है तो वो करंट को ही फ्लो कर देगा। केरोसिन की बात करें तो 2.2 होता है। हाइड्रोजन की बात करें तो 1.0027 होता है। नाइट्रोजन का 1.00058 होता है। वायु जो होता है उसका पॉइंट में इतना निकल के आता है, पर अगर हम उसकी बात करें तो एक मान लेते हैं, इसको राउंड फिगर में एक मान लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन जो होता है उसका पर राउंड फिगर में एक मान लिया जाता है। इस तरीके से जितने भी पॉइंट में, इनको हटा भी सकते हैं क्योंकि जीरो के दशमलव के बाद जो भी संख्याएं होती हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो इस तरीके से इनको याद रखना, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो माइका है ना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर 5.7 से लेकर 5.10 के बीच लिखा हुआ है, और 5 से लेकर के 8 के बीच भी होता है। कुछ कुछ माइका जो है ना वो अगर अलग तरीके से बनाए जाए, प्योर बनाए जाए, तो उनका इस तरीके से भी होता है। इसको भी याद रखना। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और इस तरीके से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर आप यूपी आरबीएनएल TG2 एग्जाम पोस्ट इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के अंतर्गत तैयारी कर रहे हैं तो 5 मॉक टेस्ट जो है टेक्निकल सब्जेक्ट इसमें कवर है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि ये मॉक टेस्ट है, इसमें ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं इसमें, प्रीवियस ईयर एग्जाम को पूरी तरीके से एनालाइज किया है, उसके बाद ही मैंने इन क्वेश्चंस को बनाया है, पैटर्न को रखा है, ताकि आपकी हेल्प हो सके, आप सारी चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, तो यार इतनी तो मैं मेहनत भी कर रहा हूँ ना, आपके लिए लिख रहा हूँ, क्वेश्चंस को कलेक्ट कर रहा हूँ, आप भी सोचिए ना। तो इसके लिए मैंने बहुत कम प्राइस रखा है, 60 रुपीज़ अमाउंट इसके लिए रखा गया है। ये बहुत ही कम है यार, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो इतना पैसा तो आप एक ही बार में नाश्ते पानी में खर्च कर देते हैं। यहाँ पर आपको अगर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे तो आपकी ही हेल्प होगी ना।
ये सारी चीज़ें आपको ही बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको यहाँ से बाकी की जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये डेडिकेटेड न्यू टेस्ट सीरीज बनाई गई है, ठीक है। तो इसके लिए 60 रुपीज़ आप अमाउंट पे करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। सो आज की क्लास यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल पर अगर आप नए हैं तो। थैंक यू। कल मिलते हैं इसी टाइम 5:30 पर हमारी डेली क्लास होती है, तो 5:30 पर ही हम मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।